नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम लोग कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म सीखने वाले हैं और उसके डिफिनीशंस। अच्छा, ये छोटे छोटे जो टर्म हैं, तथ्य हैं, ये कौन कौन से हैं और इनके क्या परिभाषा है, आइए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इन्हीं टर्म से आप आगे वाले चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर हम लोग यूनिट सेल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, तो उसमें इन टर्मों की आवश्यकता पड़ेगी या सॉलिड स्टेट में कहीं ना कहीं इन टर्मों की आवश्यकता पड़ेगी, तो जानना ज़रूरी है। क्योंकि पंडित जी जो लोग हैं, ब्याह कराने से पहले उसके मंत्र और जब तक तरीके नहीं जानेंगे तब तक ब्याह गड़बड़ा जाएगा। क्या पता कहीं ब्याह की जगह श्राद्ध करा दे। तो इसीलिए कुछ चीज़ें पहले ही सीखनी ज़रूरी होती है ताकि आगे वाली चीज़ें हमें समझ में आए, ठीक है। तो ये है हिंदी मीडियम का चैनल और यहाँ पे आप बिहार बोर्ड के लिए या किसी भी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं और हम लोग 12th क्लास को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं उसके परिभाषा। अच्छा, सबसे पहला जो तथ्य है उसका नाम है क्रिस्टल। व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल क्या होता है? अच्छा, कोई भी ठोस होता है तो उसमें परमाणु सजे होते हैं। तो परमाणु की जो सजावट ऊपर से हम लोग देखते हैं या पूरे ठोस के एक ज्यामिति को देखते हैं, पूरे ठोस को एक अच्छा से देखते हैं, जब हम दूर से देखते हैं तो उस ठोस के बाहरी भाग को या परमाणु वाले सजे वाले जो भाग होते हैं उनको क्रिस्टल बोलते हैं। या इनका अगर डिफिनीशन अच्छा से देखना है तो निश्चित ज्यामिति, आकृति एवं समतल सतहों वाले समान ठोस को क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है। मतलब वैसा ठोस जिसकी ज्यामिति, आकृति निश्चित हो, एक अच्छा रेगुलर हो और उसमें जो परमाणु सजे हों वो अच्छे से सजे हों और उनके सतह और कोना एकदम बराबर हो, तो उन्हें आप क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। जनरली आप ठोस के सतह को क्रिस्टल बोल सकते हैं। अच्छा, सेकेंड जो टर्म है वो सरफेस है, सतह। सतह क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपरी भाग को या किसी भी पदार्थ के ऊपरी भाग को हम सतह बोलते हैं। जैसे ये हम लोग का सतह है, ये बॉडी के ऊपर जो है सतह है, ये बोर्ड का जो ऊपरी हिस्सा है ये सतह है, ठीक है। तो सतह का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपरी भाग को सतह बोलते हैं, ठीक है। ये सतह है। तो कोई भी ठोस आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ठोस है, तो ठोस का जो ऊपरी भाग है, ऊपर वाला भाग है, जो चिकना सतह होता है, चाहे रुखरा सतह होता है, ऊपर वाला जो सतह होता है उन्हें हम सरफेस कहते हैं, यानी सतह कहते हैं, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, एकदम बिल्कुल सतह समझ चुके होंगे। अच्छा, किसी भी क्रिस्टल में कई सारे फलक होते हैं, सतह होते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए आप, थोड़ी सी दिक्कत है, इसी में देख लीजिए, एक ये सतह हो गया इधर वाला, एक ये सतह हो गया, एक ये सतह हो गया, एक ये सतह हो गया, ठीक है। अच्छा, बोर्ड में है, जैसे ये पूरा सतह हो गया बोर्ड का, ठीक है, इसके पीछे भी सतह होगा। तो किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी ठोस में कई तरह के सतह हो सकते हैं या कई गो सतह हो सकता है। तो अगर दो लगातार सतह जुड़ा हुआ है एक साथ, दो, जैसे मान लो एक ये सतह हो गया, एक ये सतह हो गया, तो इसके बीच का जो कोण होता है उसे हम इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। इंटरफेसियल मतलब फेसों के बीच का कोण। जैसे देख लीजिए, ये हम एक ठोस लिखे हैं और ठोस का ये वाला जो चीज़ है ये एक सतह है और ये नीचे वाला सतह है, ये भी सतह है, ये भी सतह है, ये भी सतह है और ये भी सतह है। तो ये दो लगातार सतह के बीच का जो कोण है इसको हम एक नाम से जानते हैं, इंटरफेसियल एंगल। इसे कौन से नाम से जानते हैं? इंटरफेसियल एंगल। तो याद रखिएगा, दो सतहों के बीच का जो कोण होता है उन्हें हम इंटरफेसियल एंगल के नाम से जानते हैं, यानी दो फेसों के बीच के कोण को जानते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है उसे लैटिस पॉइंट कहते हैं या जालक बिंदु कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज लैटिस पॉइंट? क्या है जालक बिंदु? देखिए, आप ये बात जानते हैं किसी भी ठोस में बहुत सारे परमाणु रहते हैं, जानते हैं, जाहिर सी बात है, रहते हैं। और उन परमाणुओं को हम जनरली माइक्रोस्कोप या किसी स्कोप से देखते हैं। अच्छा, अगर उन परमाणुओं को हमको स्पेस में दिखाना हो, मतलब आकाश, क्या बोलते हैं इसको, हमको स्पेस में माने खुले वायु में दिखाना हो या पेपर पे दिखाना हो या बोर्ड पे दिखाना हो, तो हम उन्हें पॉइंट के द्वारा दर्शाते हैं। पॉइंट मतलब बूंदे का द्वारा दर्शाता है, बिंदु के द्वारा। जैसे देखो, यहाँ पे ये परमाणु है, ये सोडियम के परमाणु है और इन परमाणुओं को हम यहाँ पे पॉइंट के द्वारा दर्शा दिए हैं। जैसे ये जितने भी पॉइंट हैं
1 2 3 4, तो 1 2 3 4, नीचे भी 4 परमाणु हैं। तो इन परमाणुओं को हम पॉइंट के द्वारा दर्शा दिए। अच्छा, जनरली ठोस में परमाणुओं को पॉइंट के द्वारा या परमाणु के द्वारा ही दर्शाया जाता है, गोल गोल करके। तो इन्हीं पॉइंट के द्वारा जो हम दर्शाए हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो स्पेस में ठोस के अवयवी कणों को, मतलब ठोस के जो कण जो होते हैं, उन्हें पॉइंट के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये पेपर पर या बोर्ड पर सूचित करने के लिए होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है स्पेस, या इसी को आप क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक। ठीक है, आखिरकार ये क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? अच्छा, आप तो सर बोल दिए कि परमाणु जो होते हैं, चाहे ठोस के अंदर जो परमाणु होते हैं, उन्हें हम पॉइंट के द्वारा दर्शाते हैं। अगर आप उन्हें पॉइंट के द्वारा दर्शाते हैं तो उन पॉइंटों को जब आप मिलाएंगे तो एक क्रिस्टल का निर्माण होगा, एक ठोस के यूनिट सेल का निर्माण होगा, एक इकाई सेल बनेगा, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जैसे मान लो कि ये सब परमाणु हैं, ये पॉइंट के द्वारा दर्शाए हैं, यहाँ पे ये सब परमाणु है, ये सारे क्या हैं, ये परमाणु हैं। तो इन परमाणु को हम पॉइंट के द्वारा दर्शाए हैं। अगर हम इन परमाणुओं को आपस में मिला दें, तो ये क्रिस्टल बन रहा है। ध्यान दीजिए, ये क्रिस्टल, एक ठोस का निर्माण हो रहा है। या इसी को आगे चलकर हम इकाई सेल पढ़ेंगे, आगे चलकर क्या पढ़ेंगे, इकाई सेल। ठीक है, तो ये जब हम सारे पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे। अच्छा, ये पॉइंट 2D में है, इसके पीछे भी कुछ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, मतलब जैसे 4 ऊपर है तो 4 नीचे होंगे, तो चारों को जोड़कर एक ठोस ऐसे बनेगा, चरकुट्ठा बॉक्स बनेगा, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो जब स्पेस लैटिस को, चाहे लैटिस पॉइंट को हम जब आपस में मिलाते हैं तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे एक टोटल 4 टर्म हैं। इन 4 टर्मों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग यूनिट सेल की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। पिछला हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन सब पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूनिट सेल, या इसी को 3D यूनिट सेल कहते हैं, या हिंदी में आप लोग इकाई सेल के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसे समझाने से पहले हम बता दे रहे हैं कुछ बातें, सुनिएगा। जैसे मेरे पास एक चीज़ है, किसी भी वस्तु के निर्माण में या किसी भी बड़े चीज़ के निर्माण में छोटी छोटी चीज़ों का हाथ होता है। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लें, मेरे पास आप लोग देखे होंगे कि दीवार, जैसे घर बनता है, तो घर जो बनता है तो उसमें छोटे छोटे ईंट को जोड़ जोड़ के एक बड़े दीवार को खड़ा किया जाता है। तो बड़े दीवार के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ किसका है? छोटे ईंट का। तो छोटे ईंट का सबसे बड़ा हाथ है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे दीवार का एक छोटा खंड है क्या? ईंट। ईंट एक क्या है? छोटा खंड है, जिससे पुनरावृत्ति से या जिसके मिलने से पूरे दीवार का निर्माण हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, हमारा जो बॉडी है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का निर्माण इन छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। यदि ये छोटी छोटी कोशिकाएं यानी ये छोटे छोटे खंड ना मिले होते तो शायद हमारे बॉडी का निर्माण नहीं हुआ रहता। तो किसी भी चीज़ के निर्माण में एक छोटी सी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही जब ठोस बनता है, जब ठोस का निर्माण होता है, तो उसमें भी छोटे छोटे चीज़ आपस में जुड़कर और ठोस का निर्माण करता है। तो ठोस या ठोस के क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो उस छोटे चीज़ को या उस छोटे खंड को हम इकाई सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो वह छोटा खंड या किसी क्रिस्टल लैटिस का वह छोटा खंड जिसके पुनरावृत्ति से, मतलब जिसको एक पर एक सजाने से, चाहे एक पर एक रखने से बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, बड़े ठोस का निर्माण होता है, उसी छोटे खंड को हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही होता है, जब ऐसे ही यूनिट सेल आपस में यहाँ पे रखे जाते हैं, इसके ऊपर, इसके पीछे, इसके आगे, इसके बगल में, तो एक बड़ा ठोस का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम ठीक से इसको दिखाना चाहें तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम परमाणुओं को दिखा दें, ऐसे परमाणुओं को दिखा दें
ये परमाणु रहे, परमाणुओं को ऐसे दिखा दें, तो परमाणुओं को जब हम दिखाते हैं, परमाणुओं को जब दिखाते हैं तो इन परमाणुओं को जब आप जोड़ते हैं, इन परमाणुओं को आप जोड़ते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल का निर्माण होता है। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये यूनिट सेल आपको थोड़ा सा 2D में दिख रहा होगा, ये 3D में है, 2D में है। अच्छा 2D में क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके पीछे भी परमाणु है तो वो भी आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये पूरे ठोस के क्रिस्टल का निर्माण इन छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर हुआ है। तो इन्हीं छोटी सी खंड को, इन्हीं छोटे से खंड को हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो आप टोटल एक बात समझ सकते हैं कि किसी भी ठोस का निर्माण छोटे छोटे यूनिट सेल से ही होते हैं। ठीक है, अच्छा यूनिट सेल कैसे दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा बात करते हैं यूनिट सेल में, अगर एक कोना से देखें तो 3 इज लेंथ होते हैं। इज लेंथ मतलब किनारों की लंबाई, जैसे ये एक किनारा की लंबाई हो गई, ये पूरा किनारों की लंबाई, एक ये किनारों की लंबाई और एक ये वाला। ठीक है, तो एक को हम ए मानेंगे, एक को हम बी मान लेंगे और ये वाला जो छोटा वाला है इसको सी मान लेंगे। ठीक है, तो टोटल एक परमाणु से 3 किनारों की लंबाई होती है, ए बी सी, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रत्येक यूनिट सेल में 3 एक्सियल इज लेंथ होते हैं, यानी किनारों की लंबाई 3 होते हैं, जिन्हें हम ए बी सी से दर्शाएंगे। अच्छा 3 इसके इज एंगल भी होते हैं, मतलब 3 इसके कोण भी होते हैं। हाँ देख सकते हैं आप, जैसे अगर हम इस और इसके बीच बात करें, ये वाला और ये वाला की बात करें, तो इसके बीच एक कोण होगा अल्फा। ठीक है, फिर अगर हम इसका ये वाला और ये वाला का बात करें तो इसके बीच का होगा बीटा, और फिर इस नीचे वाला और ये नीचे वाला के बीच का एक कोण होगा जिसको हम गामा बोलेंगे। तो 3 तरह के कोण हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम आपको दिखा दे रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे देख लीजिए ऐसे है, मान लो कि ये ऐसे है, एक ऐसे हुआ होगा, ये परमाणु है, यहाँ पे एटम है, मेरा हाथ एटम है, और यहाँ से एक ये लेंथ निकला है, एक ये लंबाई और एक इधर लंबाई निकला होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कितने एंगल से, एक एंगल, ये हटा देते हैं, यहाँ पे एक एंगल, इसके बीच ये एंगल दूसरा और इन दोनों के बीच तीसरा, तो एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है, अच्छा लंबाई भी 3 है, ए बी सी। ठीक है, तो आप एक बॉक्स को ले सकते हैं, किसी बॉक्स को, और वहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लंबाई होती है, ए बी सी, और 3 कोण भी होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो कोई पूछे कि एक यूनिट सेल को मापने के लिए कितने पैरामीटर की आवश्यकता होती है, तो 6। 3 इज लेंथ मतलब किनारों की लंबाई और 3 किनारों के बीच का कोण। ठीक है, तो प्रत्येक यूनिट सेल में 3 एक्सियल इज लेंथ होते हैं, ए बी सी, और 3 इज एंगल होते हैं जिन्हें किनारों के बीच की कोण कहते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अच्छा यूनिट सेल में कुछ खास बातें हैं, हम उनको समझाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, यूनिट सेल की तरह ही है, आपको उस पर समझा देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा, लाते हैं। तो चलिए, मेरे पास ये बॉक्स है, ये बॉक्स है मिक्सी का, मिक्सी में हाथ से चलाने वाला मिक्सी है। यहाँ पे देखिए सेम ये क्यूब की तरह दिख रहा है कि नहीं, ये यूनिट सेल आप इसको मान सकते हैं, ये वाला यूनिट सेल, और इसको यूनिट सेल मानकर आप इस पे सारे मेजरमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक परमाणु होगा, जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक परमाणु होगा, यहाँ पे परमाणु है, यहाँ पे परमाणु है, यहाँ पे परमाणु है, यहाँ पे है, और पीछे 4 गो कोना पे है। ठीक है, अच्छा आप देखिए, अगर इस परमाणु को देखिएगा तो एक ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और एक इधर लंबाई है, 3 लंबाई। अच्छा इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और यहाँ पे नीचे वाला एंगल, 3 एंगल हो रहा है, अल्फा बीटा गामा। अच्छा अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें कितने कोने हैं, इस यूनिट सेल में कितना कोना है, कॉर्नर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप गिन सकते हैं कोना, एक ये कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कोनों की संख्या कितनी है, 8। तो यूनिट सेल में 8 कोना होता है, यानी कॉर्नर होता है। ठीक है, अच्छा फेस कितने हैं सतह, तो ये ऊपर वाला एक फेस हो गया, 1 नीचे 2, आपके साइड 3, मेरे साइड 4, इस साइड 5 और इस साइड 6। ये लीजिए, ऊपर नीचे 2,
आपके और मेरे 2 4, इधर और इधर 6, ठीक है। तो टोटल फेसों की संख्या कितनी है? 6। तो 6 इसमें क्या होते हैं? सतह होते हैं। अच्छा, किनारा, किनारा मतलब होता है कि ये वाला किनारा, ये इसको किनारा बोलते हैं, ठीक है। तो किनारे कितने हैं गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको नहीं गिनना है, 4 गो हो गया इधर, इधर 4, इधर 4 गो हो गया, ये 5, ये 6, ठीक है, ये 7, ठीक है। इधर गिन लेते हैं 7 8 9, इसको गिन लिए थे 10 11 और ऊपर 12, ठीक है। ऐसे 12 होना चाहिए, गिन लेते हैं फिर से 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, इधर 9 10 11 12, ठीक है। तो टोटल इसमें किनारा जो है 12 है। आप घर पे किसी भी बॉक्स को लेकर गिन सकते हैं। किनारों की संख्या कितनी है? 12। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है तो किनारों की संख्या कितनी है? 12। अच्छा, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। अच्छा, किसी के बॉडी में, जैसे इसी के बॉडी में देखिए, इसके बॉडी में देखिएगा तो एक ही सेंटर होगा। मतलब किसी के बॉडी का एक ही सेंटर होता है, एक ही नाभि होता है, तो इसके बीच एक ही को सेंटर होगा जो सब जगह से क्या होगा? बराबर होगा। जैसे हम लोग के बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, परमाणु के अंदर भी सेंटर होता है। तो किसी भी बॉडी के बीच में एक सेंटर होता है जिसको बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1। अच्छा, फेस डायगोनल कितने होते हैं? जिसको विकर्ण बोलते हैं, सतह विकर्ण। अच्छा, सतह विकर्ण मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु को मिलाए, ऐसे कोना कोनी। जैसे ये विकर्ण हो गया, यहाँ ये वाला चीज़ विकर्ण हो गया। तो एक फेस पे 2 विकर्ण बनते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से बनते हैं ना। तो एक फेस पे 2 विकर्ण, तो टोटल 6 फेस है, सॉरी 6 सतह है। तो एक पर 2 बन रहा है तो 6 पे कितना होगा? 6 दूना 12। तो यहाँ पे फेस डायगोनल यानी सतह विकर्ण 6 दूना कितना होगा? 12। अच्छा, इज सेंटर, चाहे किनारों की बिंदु, तो किनारा 12 गो होता है। आज जैसे मान लो ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, तो एक किनारा का सेंटर ये होगा, ये किनारा हो गया, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, बीच में होगा ना। तो सारे किनारों में एक एक बीच पे सेंटर होगा। तो टोटल 12 किनारे होते हैं, तो टोटल 12 सेंटर भी होंगे। तो किनारों का जो बिंदु होगा चाहे सेंटर होगा वो कितना होगा? 12 होगा। तो ये टोटल यूनिट सेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ है जिसको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। प्लीज़ इन्हें नोट कर लें। हम टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है, तो नोट करें। उतार लिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यूनिट सेल के बारे में अच्छा से समझ चुके होंगे। अच्छा, यूनिट सेल का प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। यस, पहला को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। एक है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, समझ में? प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल या बेसिक यूनिट सेल भी कहते हैं, साधारण इकाई सेल, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल एससी के नाम से जानते हैं। छोटा सा वर्ड है एससी, सिंपल या बेसिक यूनिट सेल। आखिरकार ये प्रिमिटिव या बेसिक या सिंपल यूनिट सेल क्या होते हैं, आइए इन्हें एक शब्द में समझाते हैं। और ध्यान रखना, अब इसके बाद आपको खुद लिखना है, हम जैसे जैसे बताएंगे आप लिख लेंगे। तो ये वैसा यूनिट सेल होता है, ध्यान रखना, ये वैसा यूनिट सेल होता है, एकदम ध्यान रखना है, ये वैसा यूनिट सेल होता है, ठीक है, वैसा यूनिट सेल होता है जिसमें जो परमाणु होता है केवल कोना पर उपस्थित रहता है। जिसमें परमाणु कहाँ रहता है? केवल और केवल कोना पर उपस्थित रहता है, ठीक है। याद रखना, ये क्यूब जो बना है, ये जो यूनिट सेल बना है उसके कोनों पर उपस्थित रहता है, ठीक है। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु केवल घन के कोनों पर ही उपस्थित रहता है, 8 कोना पर उपस्थित रहता है, उन्हें हम प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, परमाणु कोना के अलावा भी और जगह उपस्थित रह सकते हैं, ये किसी ठोस में होता है। तो अभी फिलहाल कहाँ परमाणु उपस्थित रहेंगे? 8 कोना पे। अगर किसी यूनिट सेल में या किसी भी ठोस के यूनिट सेल में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित रहते हैं तो उन्हें हम प्रिमिटिव या सिंपल या बेसिक यूनिट सेल कहेंगे। लेकिन नॉन प्रिमिटिव की बात कर लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव वैसा यूनिट सेल
जिसमें परमाणु घन के कोनों के अलावा, ध्यान रखना, जिसमें परमाणु घन के कोना, यहाँ पे कोना है, ये कोना है, यहाँ पे तो परमाणु रहते ही हैं, कोना पे बिना रहे यूनिट सेल कैसे बन सकता है? घन के कोना पे तो परमाणु रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य जगह भी परमाणु रहते हैं, जैसे इसके बॉडी के सेंटर में हो सकता है, इसके सभी सतहों पर हो सकता है, इसके 2 सतहों पे हो सकता है, ठीक है। तो यदि घन के कोनों के अलावा कहीं और जगह भी परमाणु उपस्थित है तो वैसे यूनिट सेल को नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव में केवल 8 कोना पर उपस्थित रहता है और कहीं जगह नहीं उपस्थित रहता है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में 8 जगह रहेगा, लेकिन इसके अलावा और जगह भी परमाणु हो सकता है। अब कहाँ कहाँ होगा आई डोंट नो, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो प्रिमिटिव में 8 कोना पर रहता है, यूनिट सेल के 8 कोना पर रहता है, और नॉन प्रिमिटिव में 8 कोना के अलावा और जगह भी, जैसे सतह पे हो सकता है, बॉडी के सेंटर में हो सकता है, चाहे और जगह हो सकता है, ठीक है। चलिए, नॉन प्रिमिटिव में कोनों के अलावा और जगह भी परमाणु आते हैं। इसी के आधार पे इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ये तो खत्म हो गया, 8 कोना पे रहता है, एक ही है। इसमें 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, ठीक है, 3 वर्गों। पहला है फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसे हम FCC कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जिसे BCC कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है साइड सेंटर यूनिट सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला को FCC बोलते हैं, दूसरा को BCC बोलते हैं, और तीसरा को SCC बोलते हैं। प्लीज इन्हें नोट करें। हम सबसे पहला बताते हैं FCC, ठीक है। सबसे पहला नॉन प्रिमिटिव को पढ़ेंगे। प्रिमिटिव आप लिख लिए होंगे, कहाँ परमाणु रहता है भैया? केवल घन के कोनों पर रहता है, यूनिट सेल के कोनों पर। तो हम लोग सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे FCC, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल, फलक केंद्रीय इकाई सेल, इसको हिंदी में कहते हैं, है ना। अच्छा, क्या होता है FCC? FCC जो होता है ना, FCC ये वैसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें सभी परमाणु यूनिट सेल के कोनों के अलावा सभी सतहों पर उपस्थित रहता है, सभी सतहों पर उपस्थित रहता है। कहाँ रहता है जी भैया? सभी सतहों पर उपस्थित रहता है। जैसे हम इसे बनाएं तो आप देख सकते हैं ऐसे, मान लो कि एक यूनिट सेल बना रहे हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा यूनिट सेल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यूनिट सेल बना रहे हैं, तो यूनिट सेल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सारे कोनों पर रहना नेसेसरी है, ये 8 कोना पे परमाणु रहेगा, ये परमाणु रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और सारे परमाणु एक दूसरे से सटे होंगे, ठीक है। ये परमाणु भले हम दूर दूर दिखा रहे हैं, लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा, सारे परमाणु एक दूसरे से सटे रहेंगे, यानी ये बड़े बड़े हैं परमाणु, आगे चलकर इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे छोटे छोटे परमाणु नहीं है, बड़े बड़े हैं, सटे होते हैं, अभी समझने के लिए दूर दूर दिखा रहे हैं। तो याद रखना, फेस सेंटर यूनिट सेल में, अच्छा नाम क्या है? फेस सेंटर, फेस के सेंटर में, तो सारे घन के कोनों पे सब में रहेंगे, सारे यूनिट सेल में घन के यूनिट सेल के कोनों पर 8 गो परमाणु रहेंगे, लेकिन एक स्पेशल नाम बोल रहा है फेस सेंटर, यानी फेस के सेंटर में भी परमाणु रहेंगे। तो कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस पर भी ये फेस है, 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 ये बाहर वाला फेस है, और ये भीतर अंदर वाला ये फेस है। तो 6 सतहों पर भी परमाणु रहता है। तो इसका परिभाषा कैसा लिखेंगे? वैसा यूनिट सेल जिसमें 8 परमाणु घन के कोनों पर रहता है, यूनिट सेल के कोनों पर रहता है, और बाकी 6 परमाणु इसके सभी सतहों पर रहता है, सभी सतहों के बीच में केंद्र में रहता है। उसे हम फेस सेंटर, नाम से पहचानिए, फेस सेंटर, यानी 8 कोना पर होगा, लेकिन सभी फेस पे भी होगा, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी है तो आप लिख लेंगे। अच्छा चलिए, सेकेंड बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसमें भी 8 कोना पे रहेगा, लेकिन बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में भी रहेगा परमाणु। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो याद रखो, ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। आप परिभाषा खुद लिखेंगे, ये यूनिट सेल है, मान लेते हैं ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है,
ये यूनिट सेल है। अच्छा, सभी कोनों पर यहाँ पे परमाणु रहेंगे, बिना परमाणु कोनों पर रहे कैसे यूनिट सेल तैयार होगा? नहीं होगा। यहाँ पे परमाणु रहेंगे भैया, यहाँ पे भी रहेंगे, यहाँ पे भी रहेंगे, सारी यूनिट सेल में 8 कोना पे रहेगा। लेकिन बॉडी सेंटर कह रहा है, बॉडी सेंटर कह रहा है, बॉडी सेंटर कह रहा है, तो इसका मतलब हुआ इसके बॉडी के सेंटर में भी एक परमाणु होगा। ठीक है, तो वैसा यूनिट सेल जिसमें सभी परमाणु 8 कोना के अलावा, 8 कोना पे तो रहेंगे ही, इसके अलावा यूनिट सेल के बीच में बॉडी के सेंटर में भी रहता है एक परमाणु, तो वैसे यूनिट सेल को बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। जैसे देखिए यहाँ पे फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में सभी कोनों पे रहेगा, 8 कोना पे रहेगा, लेकिन सभी सतहों पे भी रहेगा। सतह पे कैसे रहेगा? सतह पे कैसे रहेगा? देखिए एक सतह पे रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, और सभी सतहों पर एक एक परमाणु रहेगा बीच में। ठीक है। अच्छा, बॉडी सेंटर क्या होगा? सभी कोनों पे तो रहेगा ही, लेकिन इसके बीच में, बॉडी में, इसके बॉडी के बीच में, इसके बॉडी के बीच में भी एक परमाणु यहाँ पे रहेगा जिसको बॉडी सेंटर बोलेंगे। अच्छा, याद रखना सारे परमाणु एक दूसरे से सटे रहते हैं। ठीक है, हम दूर दूर दिखाए हैं यहाँ पे क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत है, लेकिन बाद में हम सारे परमाणु को एक दूसरे से सटाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। थोड़ी सी गर्मी हो रही है तो क्या लिखेंगे एफसीसी के लिए कि वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु सभी घनों के, यूनिट सेल के कोनों के अलावा सभी फेसों पर उपस्थित रहते हैं। और बॉडी सेंटर में क्या लिखेंगे? वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु यूनिट सेल के कोनों के अलावा, यानी 8 कोनों के अलावा एक बॉडी के सेंटर में भी रहता है, उसे बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। अच्छा, तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा जो है वो है साइड सेंटर यूनिट सेल। तीसरा क्या है भैया? वो है साइड सेंटर यूनिट सेल। तो साइड सेंटर यूनिट सेल SCC, इसको बोलते हैं साइड सेंटर यूनिट सेल, बोलते हैं ना यूनिट सेल। अच्छा, साइड के सेंटर में रहेगा, देखो कैसे, इसको बता रहे हैं। ये तीसरा नंबर है, याद रखना, लास्ट तीसरा नंबर। जैसे मान लो कि एक यूनिट सेल हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा आपके पास यूनिट सेल। इसको मिला देते हैं, थोड़ा टेढ़ हो जाए तो देख लीजिएगा। अच्छा, इसके कोनों पर परमाणु तो रहेगा ही, ये कन्फर्म है, ये कोनों पे परमाणु रहेगा, यहाँ पे सभी कोनों पे परमाणु रहेगा। 8 को कोना होता है, 8 पे रहेगा। ठीक है, चलो, कोई भी यूनिट सेल बिना 8 कोना के परमाणु का तैयार नहीं होगा, तो रहता ही है। अच्छा, साइड सेंटर, यानी साइड का सेंटर का मतलब क्या हुआ कि दो अपोजिट फेस, दो एक दूसरे के सामने वाले फेस पर एक ऊपर और एक नीचे परमाणु रहता है। जैसे मान लो इस फेस को ले लो, तो ये और ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक परमाणु इस फेस पे होगा, तो एक परमाणु इस फेस पे होगा। ठीक है, अगर आप ये फेस नहीं लेना चाहते हैं तो ये दोनों अपोजिट ले लो, इसको ले लो, तो एगो इस परमाणु यहाँ पे रहेगा परमाणु, तो एक यहाँ पे रहेगा। अगर इसको नहीं लेना चाहते हो तो आप आगे पीछे वाले फेस को ले सकते हो। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु 8 कोना के अलावा दो अपोजिट सतह पर, एक दूसरे का अपोजिट सतह पर परमाणु उपस्थित रहते हैं, उन्हें साइड सेंटर यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़े यूनिट सेल के टाइप्स और कुछ बेसिक टर्म को भी सीखे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।